हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अब हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का हम अध्याय वाइज अध्ययन अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा पहला अध्याय रहेगा वह रहेगा माप और इकाई। ठीक है, इस माप और इकाई से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो हम इस प्रकार से इस माप और इकाई को पढ़ेंगे ताकि हम अपने प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इस मापन की कि हम मापन क्या होता है। ठीक है, मापन की यदि हम बात करते हैं तो मापन क्या होगा, किसी भी भौतिक राशि को क्या करना है, जो भौतिक राशि है उसके परिमाण को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना है। कैसे? संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। ठीक है, इस मापन को हम समझते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, उस वस्तु की जो मात्रा है, इस वस्तु की मात्रा की तुलना करनी है आपको किससे? पूर्व निर्धारित मात्रा से। किससे तुलना करनी है? पूर्व निर्धारित मात्रा से। ठीक है, पूर्व निर्धारित मात्रा से किसी वस्तु की मात्रा की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं किसकी, चीनी ले लेते हैं। ठीक है, चीनी, इस चीनी की हमने कोई मात्रा ले ली। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, इस चीनी की मात्रा की तुलना हम एक पूर्व निर्धारित मात्रा से कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए किलोग्राम हमारा पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो इस चीनी की जो मात्रा है उसकी तुलना हमने किससे कर दी, इस किलोग्राम से कर दी। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कितने भी। ठीक है, उस किलोग्राम से कर दी तो वह क्या कहला गया, इसका मापन कहला जाता है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा की तुलना पूर्व निर्धारित मात्रा से करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और जो पूर्व निर्धारित मात्रा है, जो पूर्व निर्धारित मात्रा है वह जिस वस्तु विशेष के लिए प्रयोग की जा रही है वही क्या कहलाएगा, उसका मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका मात्रक कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम मापन किसका करते हैं, तो मापन हम करते हैं किनका, भौतिक राशियों का। किनका? भौतिक राशियों का। तो सीधी बात आती है यहां पर कि भौतिक राशि किसे कहेंगे, तो अगर भौतिक राशि की हम बात करते हैं तो जिस राशि का हम मापन कर सकते हैं, जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, मापन किसका करते हैं हम, भौतिक राशियों का करते हैं। ठीक है, फिर यहां पर बात आती है कि इस मापन का क्या अपना महत्व है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने कहा है कि अगर किसी चीज के बारे में आपको पता है और अगर आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, संख्यात्मक मान में व्यक्त कर सकते हैं या फिर उसका मापन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इसके बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, अगर आप उस वस्तु के बारे में यह नहीं जानते कि इसका मापन कैसे किया जाए, उसे कैसे संख्यात्मक मान में व्यक्त किया जाए, तो फिर उसके बारे में आपका ज्ञान जो है वो अधूरा है। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, लॉर्ड केल्विन के द्वारा कहा गया है। तो हम भी जानते हैं मापन के महत्व को कि क्या महत्व रहता है इस मापन का। अगर इस मापन के महत्व की हम बात करें तो मान लीजिए किसी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के दौरान जो भी उत्पाद आपको प्राप्त होने वाला है, उस उत्पाद में सबसे पहले आप क्या देखते हैं, गुणवत्ता को देखते हैं। ठीक है, अब यह गुणवत्ता जो है कैसे डिसाइड होती है, आप उसमें किस प्रकार की वस्तु की मिलावट कर रहे हैं, क्या क्या मटेरियल आप उस उत्पादन करने के दौरान उस उत्पाद में मिला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी क्या जरूरत होती है आपकी, कि आप उसका मापन करें और उसके पश्चात उसमें इस प्रकार से मिलाएं कि आप एक अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्राप्त कर सके। तो सबसे बड़ा महत्व होता है यहाँ पर क्वालिटी में इस मापन का। ठीक है,
फिर अब हमने यह भी जान लिया कि मापन किसका किया जाता है, तो वह किया जाता है किसका, भौतिक राशियों का। और भौतिक राशि किन्हें कहते हैं, तो वे राशियां जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनके परिमाण को हम माप सकते हैं और उन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, फिर अब बात आती है कि मूल राशियां किन्हें कहते हैं। कौन सी राशि होती है, मूल राशि होती है। कुछ मूल राशियां होती हैं, तो यह मूल राशियां क्या होती है, अगर इस मूल राशि की हम बात करते हैं तो ऐसी राशि जो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हो, ऐसी राशि क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। ठीक है, जो क्या हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, कैसी हो, स्वतंत्र हो, वह राशि क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। किसी दूसरी राशि के ऊपर वह निर्भर नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो लंबाई, और देखिए तो द्रव्यमान, ठीक है, समय, यह सब कैसी राशि है, मूल राशि है। यह किसी दूसरी राशि के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। उसके बाद आती है व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। देखिए नाम से ही यहां पर स्पष्ट हो रहा है, व्युत्पन्न, जो कि उत्पन्न हो रही है, किससे, इन मूल राशियों से उत्पन्न होने वाली राशि को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किससे उत्पन्न हो रही है, यह इस मूल राशि से उत्पन्न हो रही है, तो इन मूल राशियों से उत्पन्न होने वाली राशि को ही हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो कह सकते हैं क्षेत्रफल, या फिर आयतन, घनत्व, ये सब क्या हो रहे हैं, यह इन मूल राशियों से ही उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को हम कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा कर दें, मतलब दो बार मिलाया है इसको। ठीक है, लंबाई को मिलाया फिर चौड़ाई को, तो यह व्युत्पन्न राशि हो गई। आयतन की बात करते हैं, ऐसे ही घनत्व की बात करते हैं, कहते हैं, तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, व्युत्पन्न राशियां हो जाती है। ठीक है, तीसरी बात यहां पर आती है मात्रक। तो मात्रक को हमने जान लिया, किसे कहेंगे मात्रक हम, कि जो पूर्व निर्धारित मात्रा है, वह पूर्व निर्धारित मात्रा जिस विशेष वस्तु के लिए उपयोग में की जा रही है, वही उसकी क्या कहलाता है, वह पूर्व निर्धारित मात्रा ही उसका मात्रक कहला जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रक भी एक आदर्श मात्रक कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि एक आदर्श मात्रक की विशेषता बताइए, ठीक है, तो इस आदर्श मात्रक की यदि हम विशेषता की बात करें तो कैसा होना चाहिए आदर्श मात्रक, जैसे किलोग्राम की ही हम बात करते हैं कि एक आदर्श मात्रक, तो कैसा होना चाहिए, वह सुस्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, समय पर वह बिल्कुल निर्भर नहीं करना चाहिए, स्थान पर भी निर्भर नहीं करना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। इस प्रकार का मात्रक क्या कहलाता है, एक आदर्श मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो यह हो जाता है हमारा मात्रक, मूल राशि, भौतिक राशि, और यहां पर आदर्श मात्रक की विशेषता। फिर अगली बात आती है कि जो मात्रक रहते हैं उन मात्रकों की पद्धति। ठीक है, क्या आती है, मात्रकों की पद्धति। अगर मात्रकों की पद्धति को हम देखें तो मात्रकों की यहां पर 4 पद्धति बताई गई है। कितनी, 4 मात्रकों की पद्धति कितनी बताई गई है, 4 पद्धति बताई गई है। एक एक करके हम चारों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली पद्धति यहां पर आती है, वह आती है CGS पद्धति। ठीक है, कौन सी आती है, CGS पद्धति। क्या होती है CGS पद्धति। ठीक है, देखिए यहां पर अभी हमने बात करी थी मूल राशियों के लिए,
लंबाई देखा था एग्जाम्पल में, और हमने देखा था द्रव्यमान, और देखा था समय, तो इनकी ही बात करते हैं हम। ठीक है, यहां पर जो सीजीएस पद्धति है, उस सीजीएस पद्धति में इस लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। काय में व्यक्त किया जाता है? सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है लंबाई को। इस द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है ग्राम में। काय में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में व्यक्त किया जाता है। और यह जो समय है, इस समय को व्यक्त किया जाता है सेकंड में। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर अगली बात यहां पर आती है एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति आती है? एफपीएस पद्धति। ठीक है, इस एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और यह पद्धति अधिकतर उन्हीं देशों में यूज होती है जो देश पहले इस ब्रिटेन की क्या रह चुके हैं? गुलाम रह चुके हैं। ठीक है, जहां ब्रिटेन के जो उपनिवेश रह चुके हैं वहां पर मोस्टली यह पद्धति यूज होती है। और इस पद्धति में अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को फुट में व्यक्त किया जाता है, फुट में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान को पाउंड में व्यक्त किया जाता है, और जो समय है उस समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की है यह क्या? एफपीएस पद्धति। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों पद्धतियां चल रही थी, जब और हमारा समाज आधुनिक होता चला गया और फिर और विकास किया गया इन पद्धतियों में, तब सामने आती है एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति सामने आती है? एमकेएस पद्धति। इस एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है और समय को सेकंड में ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह जो एमकेएस पद्धति है यह वैज्ञानिक कार्य हेतु सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली पद्धति है। कौन सी? एमकेएस पद्धति, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और अगली जो पद्धति आती है वह आती है एसआई पद्धति, जो कि यह है एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। कौन सी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इस एसआई पद्धति में क्या यूज किया जाता है? तो देखिए, जो एमकेएस पद्धति है ना, इस एमकेएस पद्धति का परिष्कृत रूप ही, इस एमकेएस पद्धति का परिष्कृत रूप ही इस एसआई पद्धति में उपयोग किया जाता है। अब होता क्या है, इस एमकेएस पद्धति को थोड़ा और डेवलप किया जाता है और इसको एमकेएसए बना दिया जाता है। यहाँ पर एमकेएस का तो सेम मतलब है, और जो ए4 यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किसमें? एम्पियर में। और इसी एमकेएस पद्धति का परिष्कृत रूप यहाँ पर उपयोग किया जाता है इस एसआई पद्धति में, जो कि क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। कैसी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जो कि अभी वर्तमान में सर्वमान्य पद्धति है। ठीक है, अब यह जो एसआई पद्धति है, इस एसआई पद्धति ने के द्वारा 7 प्रकार की मूल राशियां और उनके मूल मात्रक बताए गए हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की मूल राशियां और उनके मूल मात्रक बताए गए हैं। तो उन 7 मूल राशियों को हम जानते हैं कि कौन कौन सी वह 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, अगर हम इन 7 मूल राशियों की बात करते हैं तो सबसे पहली आती है लंबाई। ठीक है, अब जो ये लंबाई है यह क्या है? एक मूल राशि है, क्योंकि किसी अन्य राशि के ऊपर यह निर्भर नहीं करती है। दूसरे आती है द्रव्यमान, तीसरी यहां पर आती है समय, फिर विद्युत धारा,
और देखें तो ताप, इसके बाद हम देखें तो ज्योति तीव्रता, तो जो सातवीं है वह है पदार्थ की मात्रा। कौन सी है? पदार्थ की मात्रा। तो एसआई यूनिट के तहत ये 7 प्रकार की मूल राशियां बताई गई हैं और इन मूल राशियों के मात्रक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक है मीटर। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या रहता है? मीटर ही रहता है। जैसा कि हमने देखा था कि यह एमकेएस पद्धति का ही क्या है? परिष्कृत रूप है। तो लंबाई का तो यहाँ पर मीटर ही उपयोग किया जाता है और द्रव्यमान का वही किलोग्राम यहाँ पर उपयोग किया जाता है। समय का सेकंड। बात आती है इस विद्युत धारा की तो हमने देखा था एम्पियर। इसके पश्चात ताप की जो एसआई यूनिट है वह क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन यहाँ पर ताप के लिए उपयोग किया जाता है। ताप को मापने के लिए हम देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस का भी उपयोग किया जाता है और फ़ारेनहाइट का भी यूज किया जाता है, लेकिन जो एसआई यूनिट में प्रयोग होता है वह क्या है? केल्विन है। ठीक है। और ज्योति तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता की यदि हम बात करें तो किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश कितनी स्पीड से आ रहा है उसकी तीव्रता ही है क्या? यह ज्योति तीव्रता। तो इस ज्योति तीव्रता को मापा जाता है काय में? कैंडेला में। इसका एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का क्या है? मोल। ठीक है। अब इनके संकेत क्या है? हम संकेत को भी हम देख लेते हैं। ठीक है। अगर इन मात्रकों के संकेत की हम बात करें तो मीटर को एम से दर्शाया जाता है, किलोग्राम को केजी से दर्शाया जाता है, सेकेंड को एसईसी, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीएडी और मोल को मोल। ठीक है। इस प्रकार से एसआई पद्धति के अंतर्गत ये 7 मूल राशियां और यह इनके 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 दूसरे अन्य और मात्रकों की बात कही गई है और उसे हम देखें तो एक होता है क्या? समतल कोण और एक होता है घन कोण। कौन सा कोण? घन कोण। समतल कोण हम देखते हैं तो ऐसे, जैसे मान लीजिए व्रत है तो व्रत में कोई कोण बना हुआ है। ठीक है। द्विमीय स्थिति में, कैसा? द्विमीय में। तो इस समतल कोण का जो मात्रक है वो क्या है? स्टेरेडियन। क्या है? सॉरी, रेडियन है। क्या है इसका मात्रक? रेडियन। और अगर इस घन कोण की बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि कहीं पपीता की हम बात करते हैं तो पपीता को काटते हैं तो कैसे काटते हैं? उसको एक जगह से नहीं काट सकते, उसे क्या करना पड़ता है? ऐसे भी काटते हैं, ऐसे भी काटते हैं, फिर ऐसे भी काटते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर से निकाल के देते हैं ना। तो वहां पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो एक ठोस कोण है और इसका जो मात्रक है वह रहता है क्या? स्टेरेडियन। क्या रहता है? स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से एसआई पद्धति के अंतर्गत इन राशियों और इन मात्रकों की बात कही जाती है। ठीक है। तो यह मात्रक भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, समय का क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जो ये मात्रक है इन मात्रकों को मिलाकर बहुत सारे जो व्युत्पन्न मात्रक और जो व्युत्पन्न राशियां बनती हैं उनके सूत्र भी बन सकते हैं। तो उन सबको जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम क्या करेंगे? एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे प्रश्नों को शामिल कर लेंगे। अभी हम इन्हें समझ लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे अलग अलग मान होते हैं। ठीक है। यहाँ पर बात आती है, एक आती है प्रकाश वर्ष। क्या आता है? प्रकाश वर्ष। तो क्या होता है यह प्रकाश वर्ष? तो जो प्रकाश वर्ष है ना, यह भी दूरी का ही एक मात्रक है। क्या है यह? दूरी का ही एक मात्रक है। अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो कितने मीटर के बराबर होता है? होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के
बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद आता है खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी की यदि हम बात करते हैं तो होती है मीटर में, अगर हम उसे व्यक्त करना चाहें तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, एक और दूरी का मात्रक होता है जिसे कहते हैं पारसेक। ठीक है, क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। और ये जो पारसेक है यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और इस पारसेक को अगर हम प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करें तो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और अगर हम इसे मीटर में व्यक्त करें तो होता है 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना, 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, फिर यहां पर एक और बात करते हैं हम माइक्रोमीटर की। तो एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रोमीटर होता है 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। यहीं पे अगर हम एंगस्ट्रॉम को देखते हैं, ये दूरी के अलग अलग मात्रक है ना, तो एक एंगस्ट्रॉम की यदि हम बात करें तो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर फर्मी की बात करें, पूछा गया प्रश्न है कि एक फर्मी बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात -15 मीटर होता है एक फर्मी के बराबर, है ना। ये सब क्या हो गए, हमारे दूरी की ही मात्रक है। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान के मात्रक देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ज्यादा नहीं देखेंगे, जो मेन है, उपयोग में आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि 1 मील किसके बराबर होता है, तो 1760 गज के बराबर होता है 1 मील। ठीक है, और अगर 1 क्विंटल का पूछ लिया जाए तो 1 क्विंटल बराबर हम सब जानते हैं 10 की घात 2 किलोग्राम, मतलब 100 किलोग्राम। ठीक है, किलोमीटर नहीं सर, किलोग्राम। अगर 1 मीट्रिक टन का पूछ लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है, 10 की घात 3 केजी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग मात्रक, उनका जो मूल मात्रक है उनसे कंपेयर भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो मापन और मापन की इकाई में हमने अभी जो समझ हमें चाहिए थी उस समझ को हमने देख लिया है। इसके बाद इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस प्रश्न को हम क्या करें, इन प्रश्नों को क्या करेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। मात्रक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, किसी अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मापक यंत्र है, उन मापक यंत्र से जो जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी हम अगले वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होता है मापन, क्या होती है भौतिक राशियां, क्या होता है मात्रक, आदर्श मात्रक, उसके बाद हमने क्या देखा था, मात्रक की पद्धति। इन सबको हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, क्योंकि अगर मेंस में भी यहां पर से प्रश्न बन सकता है कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक की पद्धति को समझाइए, मापन किसे कहा जाता है, मात्रक किसे कहेंगे, एक आदर्श मात्रक की विशेषता लिखिए, एसआई पद्धति किसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले मूल मात्रकों को समझाइए, तो फिर हम 50 शब्द में इसे लिख पाए, ऐसा हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब आगे हम जो अगले वीडियो में देखेंगे वह जो प्री में पूछे जाते प्रश्न हैं, किस प्रकार से
एक शब्द वाले प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स में, उनको देखेंगे जो कि इकाइयों से रिलेटेड रहेंगे और मापन यंत्रों से रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है,